गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे लाइव में। 8 बजने वाले हैं तो हम फिर से हाजिर हैं। जो हमारा जो रोजाना का टाइम होता है 8 बजे लाइव आना और आपसे रूबरू होना। जो करंट अफेयर्स हैं या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनसे आपसे रूबरू होने के लिए मैं रोजाना 8 बजे आता हूँ। कल थोड़ा टाइम चेंज किया था बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश को संबोधित किया था। तो अब हम फिर से आज हमारा क्लास लेके हैं 8 बजे। आप थोड़ा जल्दी से जुट जाइए और हम फिर बात करेंगे। आज करंट अफेयर्स की क्लास है। परसों की क्लास आपने देखी थी, उसमें हमने बात की थी ज्योग्राफी के बारे में। आज जो हमारा क्लास है वो किसके बारे में है? करंट अफेयर्स के बारे में। और जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा, करंट अफेयर जो है वो भी कौन से करंट अफेयर? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आज हम भारत के जुडिशरी सिस्टम। गुड इवनिंग, थैंक यू विजय थोरी। अब देखिए, आपका स्वागत है एक बार मेरे लाइव में। अब मैं बात करना शुरू करूँ। थोड़ा अपना टॉपिक आज थोड़ा लंबा है, इसका मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, इस वजह से मैं शुरू करता हूँ। बाकी दोस्तों को आप इन्फॉर्म कीजिए, आप जोड़िए उन्हें और फिर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। जुडिशरी सिस्टम क्या है? न्यायपालिका का हमारे देश का क्या सिस्टम है, किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। आज पूरा आप जानिए, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमारी न्यायपालिका काम करती है, कैसे हमारी सरकार वगैरह सब कैसे न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अखबार में खबर छपी थी, पिछले 2 दिन में खबरें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी कुछ चल रहा है। इसका मैंने सोचा कि हम जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का काम है देश के लिए शासन का कानून बनाना और लोगों के लिए कानून बना के उनकी भलाई के लिए कार्य करना। अब कई बार क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में क्या हो जाता है? विवाद। व्यवस्थापिका में बताता हूं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये व्यवस्थापिका के अंग है। कार्यपालिका में बताता हूं प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद उसकी, वो किस, और राष्ट्रपति, ये तीनों कार्यपालिका में आते हैं। कई बार क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। अब ऐसी विवाद की स्थिति में कौन फैसला लेगा? तब हमारी शासन व्यवस्था में व्यवस्था कर रखी है कि उसके लिए न्यायपालिका होगी। और न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों से क्या होगी? स्वतंत्र होगी। उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। इस वजह से यानी अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद होता है तो आप कहां पहुंच सकते हो? न्यायालय पहुंच सकते हो, जुडिशरी के पास में पहुंच सकते हो। इसके अलावा क्या, आप, भारत का संविधान हम सब नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, 6 मौलिक अधिकार देता है। अगर उनका हनन होता है, मौलिक अधिकार वो अधिकार जो हमें भारत के नागरिक होने के नाते मिलते हैं और वो हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। वो भारत का संविधान हमें प्रावधान करता है। अगर मौलिक अधिकार, कोई सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो भी हम कहां जा सकते हैं? न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। अब भारत में जो न्यायपालिका का सिस्टम होता है वो कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में, ये सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय, इससे ऊपर हम अपील करने और कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर हाई कोर्ट होते हैं प्रत्येक राज्य में। अब 25 हाई कोर्ट है, टोटल राज्य हमारे 28 है, लेकिन 25 हाई कोर्ट्स हैं। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके 2 हाई कोर्ट या 2 राज्यों के 1 ही हाई कोर्ट है। और इसके अलावा सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं जो जिले स्तर पर होते हैं। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है। अभी क्या हुआ, ऐसा मैं क्यों बात करना शुरू कर दिया? अभी न्यूज में ये बात रही, सुप्रीम कोर्ट हमारा जुडिशरी सिस्टम। उसका कारण है अभी एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद मैं बता देता हूं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री और उसके सारे मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, वो सारे के सारे होगी मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल किसे कहेंगे? प्रधानमंत्री और उसके सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये तो आपके आते हैं किसके? बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट में, ये मंत्रिमंडल है। और भारत का एक अनुच्छेद है 352 संविधान का, उस अनुच्छेद में ही सिर्फ मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन है, बाकी कहीं और मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन नहीं है। बाकी मंत्रिपरिषद का वर्णन है, जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मंत्रिमंडल को कहते हैं कैबिनेट। तो अब अपन, वो आपका ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन इस पे बात करते हैं। तो अभी खबर में रहा कि एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाएंगे तो उनका अपॉइंटमेंट जो होगा, नियुक्ति होगी, वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ये अपॉइंटमेंट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं, उन सब की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति आप जानते हो भारत का कार्यपालिका का मुखिया होता है, संवैधानिक मुखिया होता है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, और वो सारे काम कैबिनेट के कहे अनुसार करता है, यानी मंत्रिमंडल के कहे अनुसार करता है। इस वजह से हमारी जो जज नियुक्त किए जाएंगे वो क्या हो सकते हैं? सरकार द्वारा बायस्ड हो सकते हैं। सरकार यानी जो हमारी कार्यपालिका वो हस्तक्षेप कर सकती है। इसके लिए क्या किया गया? एक सिस्टम लाया गया, उस सिस्टम को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम।
पहले क्या था वो मैं बताऊंगा आपको। अभी कौन से सिस्टम से हमारे जज नियुक्त किए जाते हैं सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? कॉलेजियम सिस्टम के तहत। पहले जो सिस्टम था उसका नाम मैं बताता हूं आपको, उसको कहते थे कंसल्टेशन प्रोसेस। कंसल्टेशन प्रोसेस का होता है सलाहकारी प्रक्रिया के तहत उनको क्या किया जाता था, नियुक्त। उसमें क्या होता था मैं आपको बता देता हूं। यानी अभी जो एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम सही है, इससे अच्छे और टैलेंटेड जो जजेस होते हैं वो हमारी जुडिशरी में आते हैं और हमारी जुडिशरी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो मैं बताता हूं, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन है आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124। उसमें क्या है, हमारे जुडिशरी, उसमें कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, जजेस होंगे, और उन जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और उनकी जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और भारत का राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मैं सीजीआई शब्द यूज करूंगा, आपको ध्यान रखना। सीजीआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अंग्रेजी में कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है सीजीआई। वो मैं बार बार यूज करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है, सीजीआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब जजेस जब नियुक्त किए जाएंगे तब क्या किया जाएगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ली जाएगी और बाकी जज नियुक्त किए जाएंगे। तब सवाल खड़ा हुआ, तो सीजीआई को कैसे नियुक्त करोगे, यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कैसे बनाओगे? वर्तमान में एस बोबड़े हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो वहां कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे सलाह लेगा, जिनको वो जरूरत समझे, सभी से जरूरी, जिनसे उनको लगे कि इनसे हमें सलाह लेनी चाहिए, उनसे वो क्या लेगा, सलाह लेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस दो दशकों तक चलता रहा, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1973 तक ये प्रोसेस चलता रहा। अब आप पूछेंगे ऐसा 1973 में क्या हुआ कि उसके बाद इस प्रोसेस में, यानी जो चीफ जस्टिस, और उसमें ये भी क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। जैसे वर्तमान में जो टोटल न्यायाधीश है उसमें सबसे वरिष्ठ है एस बोबड़े थे, इसका 2019-20 में क्या किया गया, एस बोबड़े को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो उन्होंने कहा सबसे जो वरिष्ठतम है वही भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। और इसमें उनकी नियुक्ति 2 दशक तक ऐसे हुई। 1973 में एक केस आया, अगर आपको याद हो, केशवानंद भारती मुकदमा था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक केस था। केशवानंद भारती केरल के एक क्या थे, आप कह सकते हो संत थे, मठ चलाते थे, और वहां पे जमीन अवाप्ति को लेकर एक नए कानून आए थे, तो उनकी जमीन को हड़प लिया गया था। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। उस वक्त इंदिरा गांधी की देश में सरकार थी। अब उसको इसका केस का नाम क्या पड़ गया, केशवानंद भारती मुकदमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा है। केशवानंद भारती को 1973 में इसके ऊपर फैसला आया था, 24 अप्रैल 1973 को। इसमें भारत का अब तक का ऐसा सबसे बड़ा फैसला जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी बेंच इसी के अंदर बैठी, 13 जज थे उसके अंदर। और ये जो फैसला आया वो 7-6 के प्रोपोर्शन में आया, यानी 7 जज जो फैसला दिए पक्ष में थे और 6 उसके क्या थे, विपक्ष में थे। मैं बताऊंगा क्यों आया। क्योंकि इंदिरा गांधी जो सरकार थी, उन्होंने आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368 के तहत होते हुए उन्होंने आर्टिकल 13 में कई बदलाव किए, अनुच्छेद 31 में कई बदलाव किए उन्होंने। ये जो अनुच्छेद 31 और आर्टिकल 13, ये भारत के मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद है। इनमें अगर आप बदलाव करते हो, इसका मतलब आप भारत के बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसमें बदलाव कर रहे हो। तब इस बेंच ने फैसला दिया, 13 जजों की बेंच 7-6 के अनुपात में फैसला दिया। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जिससे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। वो अगर अलग टॉपिक है, मैं फिर कभी बात करूं। आप इस चीज के बारे में पूछिए, सीजीआई के बारे में पूछिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजी नहीं है, सीजे है, सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, अब देखते हैं, आप देखिए इसमें क्या हुआ। उन्होंने फैसला क्या सुनाया? उन्होंने फैसला सुनाया कि भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, ये क्या नहीं कर सकती है, संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। बाकी किसी भी अंग में बदलाव कर सकती, किसी भी भाग में बदलाव कर सकती, 22 भाग है टोटल, तो उसमें से किसी में कर सकती। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हो सकता। इसका जो फैसला सुनाने वाले जो मुख्य जज थे, उनका नाम था जस्टिस सीकरी। वो कुछ दिन बाद रिटायर्ड हो गए। अब रिटायर हो गए तो अब नया सीजीआई आएगा। पीछे सिस्टम क्या था? सीजीआई का सिस्टम यह था, जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे सीनियर है वो बनेगा। उस सीनियर में सबसे ज्यादा जो सीनियर थे वो आपके सीनियर थे जस्टिस सैलिट, वो बनने चाहिए भारत के न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, चौथे नंबर के जज थे एएन रे, उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो ये यहां पे शुरू हो गया विवाद। क्यों बनाना किसको था? जस्टिस सैलिट को, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे। तो ऊपर के 3 जो जज थे, सैलिट, ग्रोवर और हेगड़े, उन तीनों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ये गलत है, सीनियर मोस्ट जज आज तक बने आ रहे हैं, हमें बनाइए, इन्हें क्यों बनाया गया? तो उन्हें नहीं बनाया गया। इस बात पे विवाद हो गया। अब ये विवाद के अपॉइंटमेंट कैसे हो, क्योंकि वहां पे जरूरी भी ये भी चीज थी कि
भाई सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो, किसी भी प्रकार का वो बायस नहीं होना चाहिए, किसी पर पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों ने क्या दे दिया। इसके बाद 3 साल बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1976 में आपातकाल लागू कर दिया देश में। आप जानते हो 1975 के अंदर 26 जून 1975 को 2 साल आपातकाल रहा, और उस आपातकाल के दौरान हमारे सारे मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31, 21 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर के सारे हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तभी एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसका नाम था एडीएम जबलपुर केस, 1976 में ये केस आया। उस केस में ये पूछा गया, क्या हैबियस कार्पस, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट होती है, अनुच्छेद होता है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद ये है 32, वो कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इस जो 32 है इसमें लिखा हुआ है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। हाई कोर्ट पहुंचना है तो 226 के तहत पहुंचोगे, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप पहुंच सकते हो। और 5 प्रकार की क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्या जारी करता है, रिट जारी कर सकता है। और एक वो रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अलावा परमादेश, उत्प्रेषण रिट, इसके अलावा अधिकार पर्चा, ऐसी बहुत सारी 5 रिटें होती है टोटल। उन 5 रिट के अंदर आप पहुंच सकते हो। तब इस केस में पूछा गया, क्या जब इमरजेंसी लगी हुई, आपातकाल लगा हुआ हो, क्या हैबियस कार्पस के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने फैसला दिया। 4 जजों की बेंच थी, उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की बेंच है, उन्होंने कहा कि जो हैबियस कार्पस है, यानी जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसको क्या नहीं किया जा सकता है, कट नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ फैसला दिया था एक जस्टिस थे जिनका नाम था जस्टिस खन्ना। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने, जो जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, जो हैबियस कार्पस है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, लागू रहेगा। खन्ना ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने क्या किया, खन्ना को हटा दिया। खन्ना क्या बनने वाले थे, सीनियर मोस्ट जज थे और सीजीआई बनने वाले, उनको हटा करके उनकी जगह दूसरे जस्टिस थे बैग, उनको ला करके भारत का न्यायाधीश बनाया। 2 बार ऐसा हुआ है, अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है उसको ना बना करके किसी और जज को क्या बनाया गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब इस बात पे काफी विचार चलने लगा कि हमारी ये अपॉइंटमेंट हम कैसे करें ताकि ना तो कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो न्यायपालिका के साथ में, और न्यायपालिका क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से कर सके। इसको लेकर के एक केस आया, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये केस गया 1981 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, जजों का पहला मामला कहा जाता है इसको। इसमें सवाल पूछा गया कि ये जो राष्ट्रपति से सलाह दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, क्या ये सलाह है या सहमति है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने पूछा कंसल्टेशन वर्ड मींस कंकरेंस और नॉट, यानी जो कंसल्टेशन आप सलाह ले रहे हो, क्या ये सहमति तो नहीं है। इसका मतलब होता है अगर सलाह ली जा रही है तो राष्ट्रपति बाधित नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या मानने के लिए, सलाह मानने के लिए। अगर कंकरेंस है यानी सहमति है, इसका मतलब जो हमारा राष्ट्रपति वो बाध्य है, जो नाम हमारे जस्टिस देंगे वही मानना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने पूछा, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ ने यह फैसला दिया कि ये जो हम कंसल्टेशन राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ये कंकरेंस नहीं है, यानी राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम, जैसे उदाहरण लेते हैं, कोई ए नाम का जज है, उसको नियुक्त करना है, राष्ट्रपति ने पूछा इसे नियुक्त कर दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हाँ कर दो। अगर चीफ जस्टिस इंडिया ने यह कह दिया नहीं करना है, तो भी राष्ट्रपति उस बात को बाध्य नहीं है मानने के लिए, वो उस एक को नियुक्त कर सकते हैं। ये बात उन्होंने एसपी गुप्ता बनाम सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है इस मामले में। उसके बाद में ये मामला चलता रहा। 10-11 साल बाद फिर से एक मामला गया जिसका नाम है इस्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का मामला, 1993 का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इस्कारा एक संस्था है जिसका नाम फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। ये जो इस्कारा है वो यहाँ पे गई और इस्कारा ने पूछा, इस्कारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, इसको सेकंड जजेस केस कहा जाता है। और इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो जज राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, ये क्या जरूरी है राष्ट्रपति को मानना। इस बात पे उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट इज कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड इंटीग्रेटिव। उन्होंने कहा जो ये सलाह ली जाती है ये क्या होती है, सलाहकारी है, इसमें सबको भाग लेना पड़ता है और ये इंटीग्रेटिव है। यानी अब उन्होंने ये बात फैसला सुना है। इस बार उन्होंने कहा कि सलाह देते थे इतने दिन सिर्फ एक सीजीआई देते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सलाह देते थे। अब उन्होंने इस फैसले में यह कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं देंगे, 2 और जज इसमें सलाह देंगे, यानी 2 सीनियर मोस्ट जज और मुख्य न्यायाधीश हैं, वो मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, वो इसमें क्या देंगे, सलाह देंगे। ये पहली बार, इसी को ही हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। पहले कॉलेजियम व्यवस्था नहीं थी, पहले क्या थी, सलाहकारी व्यवस्था थी। उसमें क्या होता है कि सलाह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है वो। अब उन्होंने कहा कि ये जो कॉलेजियम व्यवस्था की, एक तो चीफ जस्टिस सलाह देंगे, साथ में साथ 2 जज और सलाह देंगे, इसको कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ये पहली बार भारत में आई। अब कॉलेजियम व्यवस्था आ गई और कॉलेजियम व्यवस्था में कह दिया इस बार जो अब फैसला, जो अब ये 3 जज मिलकर के सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। अब बाइंडिंग हो गया, यानी कंकरेंस हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति ऐसे होने लगी।
फिर क्या होता है, 1998 में राष्ट्रपति एक अपने अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति के पास एक अनुच्छेद होता है 143, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इज द एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट भारत के जो राष्ट्रपति है उनका सलाहकार है। अब उन्होंने पूछा, भारत के राष्ट्रपति ने पूछा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताइए कि आपकी इस सहमति का मतलब क्या है, आप बताइए किस तरह से हम इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करें। तब इसमें फैसला आया 1998 में, उस फैसले को कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, उसमें आया। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कॉलेजियम का विस्तार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया, ये ध्यान से सुनना, अभी इसी तरीके से होता है, इसका ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं जैसे, तो उनकी नियुक्ति की जाएगी, वो भारत का राष्ट्रपति करेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे ही बनाया जाएगा जो भारत का सबसे मुख्य सीनियर मोस्ट जज है, यानी सबसे जो सीनियर है, वरिष्ठतम जज है, उसको क्या बनाया जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जो न्यायाधीश जा रहा है, जो न्यायाधीश क्या कर रहा है, जा रहा है, तो वो क्या करेगा, यानी जो रिटायर्ड हुआ है वो क्या करेगा, उसका नाम प्रेषित करेगा। अभी उदाहरण में समझाते हैं आपको। जैसे अभी क्या हुआ 2019 में क्या हुआ, हमारे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, वो क्या हो गए, रिटायर हो गए। उनके बाद सबसे मुख्य सबसे सीनियर कौन थे, एस बोबडे, ठीक है, शरद अरविंद बोबडे, वो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब चीफ रंजन गोगोई गए तो उन्होंने उनका नाम रखा कि एस बोबडे हमारे अगले क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। तो सबसे सीनियर मोस्ट बने, और इसके अलावा कौन बने, जो हमारे जाने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उनका नाम आगे किया, ये रखेगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कि बाकी जजों का क्या होगा, सीजीआई का तो आपने बता दिया इस तरह से करेंगे, बाकी जजेस का क्या करोगे, तो बाकी जजेस का इन्होंने कहा एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो सलाह देंगे, और 4 जो मुख्य न्यायाधीश है वो बताएंगे कि कौन व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अब ये संख्या बदल दी गई है, पहले ये 30 प्लस 1 थे, अब है 33 प्लस 1, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, टोटल 34 न्यायाधीश होंगे किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये एक न्यायाधीश है, इसको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। और जो ये 33 न्यायाधीश है इन्हें अन्य न्यायाधीश कहते हैं। अब मान लो कोई 33 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो क्या हो गया, रिटायर हो गया। रिटायर कैसे होगा, 65 साल की उम्र उसकी क्या होगी, पूरी। अब 65 साल की उम्र पूरी, वो रिटायर होगा। अब वो रिटायर हो गया तो अब उसका क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से निकलना। अब 32 हो गए पीछे, तब एक जज भारत के किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लाकर के किसी एक जज को, अब इस जज को सुप्रीम कौन आएगा, बहुत सारे जज है हाई कोर्ट में, तो उनमें से कौन आएगा, इसके डिसाइड करने के लिए एक तो होगा सीजीआई, और 4 जज बताएंगे कि ये नाम है, और इस नाम को में से ये बंदा हमारे सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। ये प्रोसीजर होता है अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने का। फिर बात आई कि हाईकोर्ट का क्या करोगे, तब उन्होंने कहा हाईकोर्ट के नियुक्त करने आपको जज, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे, 2 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, और आपको क्या देंगे, सलाह देंगे। फिर कहा कि हाईकोर्ट के अगर जजों का हमें ट्रांसफर करना है तो अब हम क्या करें, तब ट्रांसफर की बात आई, तब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सलाह देंगे, इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट सलाह देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जिस राज्य से निकल करके हाईकोर्ट का जज जा रहा है, उस राज्य का जो सबसे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है वो सलाह देगा, जिस राज्य में जा रहा है वो वहां से सलाह लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, सीजीआई सलाह देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज सलाह देंगे। साथ में मान लो अपन उदाहरण लेते हैं, दिल्ली के किसी जज का ट्रांसफर पंजाब हो गया, चंडीगढ़ न्यायालय में हो गया। अब दिल्ली का जो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का वो सलाह देगा, और चंडीगढ़ का जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह देगा। तो इस तरह से हाईकोर्ट के जजेस का क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ये इतनी बढ़िया व्यवस्था बताई किसने, 1998 के फैसले में। 1998 से लेकर अब तक ये व्यवस्था चली आ रही है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से व्यवस्था में अपॉइंटमेंट किस तरह से नियुक्त किया जाए, काफी बड़ा मामला हो जाता है। इसका मैंने आपको ये चीज लेके आया। अब आपको बताते हैं क्या हुआ। 2015 में सरकार चेंज हुई, 2014 में मोदी जी आए, तो पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास किया। पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ कि एक एनजैक बनाया जाएगा। एनजैक क्या होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये कमीशन बनाया जाएगा, और इस कमीशन में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, 2 और जज होंगे, लॉ मिनिस्टर भारत के जो कानून मंत्री है वो होंगे, और 2 लोग होंगे एमिनेंट यानी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो इसमें शामिल होंगे। और वो लोग क्या करेंगे, ये तय करेंगे कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा और अन्य जज कौन बनेंगे। अब ये फैसला जब आया, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, विधेयक कानून बन गया। कानून बनते ही क्या हुआ मैं बताता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत क्या किया गया है, फैसला है आपका, और हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं, यानी ये असंवैधानिक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत है, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके कारण बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने विधेयक पास किया है, कानून बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के खिलाफ है, अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। यानी कहा गया है हमारे संविधान में कि
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, इसके खिलाफ है, इस वजह से आप ऐसा नहीं करते हो। तो ये जो 2015 का विधेयक जो बिल था उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इनकी प्राइमेसी रखनी भी जरूरी है, ये सबसे मुख्य होते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन भारत का मुख्य, अन्य बाकी चीजें होगी। अब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश, ऐसा न्यायपालिका बन गई जहां पे जजों की नियुक्ति जज खुद करते हैं, सरकार का किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, ये हमारे व्यवस्था हो गई। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ये हमारा सब प्रेजेंट में हाईकोर्ट का अध्यक्ष कौन है, हाईकोर्ट का अध्यक्ष नहीं होता, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते हैं, कभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो आप इसके आगे अपन चलते हैं कि ये चीज थी आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कैसे न्यायाधीश बनते हैं, ये अभी खबर में थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो किस विधि से नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना वर्तमान में कलेजियम सिस्टम से, पहले कंसल्टेशन प्रोसेस था, अब कलेजियम प्रोसेस है। अभी क्या हुआ आपको पता है, आगे बात करते हैं। अभी कोर्ट के बारे में, ये पूरा अपना बात कोर्ट के बारे में ही है आज। तो अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी क्या हुआ, सारे कोर्ट बंद है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या, प्रेजेंट टाइम लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, या ये बात सही है, लेकिन वो एनजैक खत्म हो चुका है, अभी उनकी कंसल्टेशन नहीं ली जाती है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब बात करते हैं इस कोविड-19 के दौरान सारे जज घर पे बैठे, वहां से फैसला सुनाते हैं। अगर कोई हियरिंग होती है तो घर से होती है और वो भी ऑनलाइन होती है, वर्चुअली होती है। तब क्या हुआ, अभी क्या कहा गया है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज खाली है। एक आर्टिकल छपा है, के सुब्रमण्यम करके बहुत बड़े व्यक्ति है, उन्होंने इसको आर्टिकल में कुछ लिखा है, उन्होंने कहा है कि वैकेंसीज जो खाली है उन्हें भरा जाना चाहिए। और भारत में 1 मिलियन लोगों पर 10 जज है और उन्हें कितने चाहिए, 50 जज होने चाहिए। इस कारण उन्होंने कहा है कि इसमें थोड़ी व्यवस्था की जाए और जजों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि केस क्या है बहुत ज्यादा है। अभी लॉकडाउन है तो केसेस क्या नहीं हुए, क्योंकि अभी ऑनलाइन केसेस नहीं फिल हो रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एक साथ सभी कोर्ट्स में बहुत ज्यादा केसेस आ जाएंगे और केसेस का जब भार बढ़ जाएगा तो उनको जुडिशियल रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके ऊपर फैसले करने मुश्किल हो जाएंगे और बहुत भार बढ़ जाएगा। इस कारण इन्होंने सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। अभी घर से काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक वकीलों का एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं उसको, उसने कहा है कि 90% जो लॉयर होते हैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानते नहीं है और ऑनलाइन वो क्या नहीं कर सकते हैं, हायरिंग नहीं कर सकते। तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लॉकडाउन के बाद में आप क्या करेंगे। लॉकडाउन पूरी तरह से आपको पता है खुलेगा नहीं, मोदी जी ने कल बताया था आपको। इस वजह से अब जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खोलोगे तो सारे वकील आ गए तो फिर तो आपका समस्या हो जाएगी इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंपॉर्टेंट केस है उसको ही कोर्ट में बुलाया जाए और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट केस में जो वकील जुड़े हुए हैं उन्हीं वकीलों को बुलाया जाए और बारी बारी बुलाया जाए, जिसका जिस समय हियरिंग है उसी टाइम बुलाया जाए। और इसके अलावा इन्होंने एक कहा है कि गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो वही वकील सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आना चाहिए जिसकी क्या है वहां पर जरूरत है। इसके अलावा थर्मल इंट्रेंस जब उनका एंट्री होती है तब उनकी थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए ताकि कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, अगर कोविड पॉजिटिव तो उसको वहां से वापस। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप है जो, उसके बारे में भी आज बताऊंगा, आज कुछ उसमें फीचर जोड़े गए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आरोग्य सेतु ऐप है वो हर वकील को डाउनलोड होना चाहिए ताकि अगर हियरिंग के दौरान कोई ऐसा किसी भी प्रकार का उसको कोविड से संबंधित कुछ समस्या है तो बाकी लोगों को उसका पता चल सके, ये बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा और इसके अलावा जो छोटे वकील होते हैं उनको क्या दिया जाए, सरकार के द्वारा कुछ पैसा दिया जाए, कुछ योगदान दिया जाए आर्थिक रूप से, ये बात इन्होंने कही है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी कि अगर लॉकडाउन के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खोलते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी या किस तरह से वो खुलेंगे, किस प्रोसेस से खुलेंगे, इसके बारे में बात की। आज की कल की खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है हियरिंग करते हुए वर्चुअली, यानी घर से बैठे हुए सुनते हुए कहा है कि एक पैनल बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी क्या देखने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट लागू किया जाए या नहीं किया जाए। अभी मैं बता देता हूं, जम्मू कश्मीर आप जानते हो 5 अगस्त 2019 को 5-6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी धारा 370 के तहत उससे जो विशेष सुविधाएं मिलती थी उन्हें खत्म कर दिया। हम जानते हैं धारा 370 और धारा 35A के तहत जो था वो स्पेशल स्टेटस क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसके अलावा और भी चीजें हुई। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको राज्य नहीं रखा, बर्फिफिकेशन किया गया, उसको 2 भाग किए गए और उसको एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसमें से एक और यूनियन टेरिटरी अलग करके बनाई गई, लद्दाख। इस हिसाब से अब अपन देखोगे तो भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब हुआ, 5 अगस्त
6 अगस्त 2019 को हुआ। जैसे ही ये फैसला आया 370 हटाई गई तो क्या किया गया, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। वो क्या थे, जो बड़े बड़े वहां के लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया, कर लिया गया। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, मानवाधिकार जो कार्यकर्ता थे, उनको भी वहां पे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सेक्शन 144 वहां लगा दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। मोबाइल इंटरनेट सस्पेंडेड, यानी मोबाइल इंटरनेट था वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया इस धारा के लगने के बाद में। तो ऐसा होने पे कई महीनों तक ऐसा रहा। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इनमें थोड़ी क्या दी गई, ढील दी गई। लेकिन तब तक एक अनुराधा भसीन करके, कश्मीर टाइम्स करके अखबार निकलता है, उसकी एडिटर है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि इंटरनेट हमारा अधिकार है और उसे हमें प्रोवाइड करवाया जाए। तब जनवरी 2020 में, आपको याद हो तो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 19(1) है, 19(1) जो है उसका एक क्लोज है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपकी स्वतंत्रता है, यानी आपको अभिव्यक्त होने की स्वतंत्रता है। इंटरनेट अभिव्यक्ति देने का महत्वपूर्ण साधन है। कैसे, जैसे मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं आपके साथ, मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये चीजें सुनाऊं, बताऊं, तो ये मैं एक्सप्रेस है, मेरी अभिव्यक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं किसके थ्रू बता रहा हूं, आप देखिए, मैं अभी अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं खुद ही सुन पाता, आप नहीं सुन पाते, है ना। तो इस वजह से मैं 8 का दमनदीव दादर नगर हवेली को एक साथ कर दिया गया, अभी उसका नोटिफिकेशन जारी होना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, अभी इसमें क्या होगा, मैं आपके थ्रू पहुंच रहा हूं, तो उन्होंने कहा ये मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं आपके सामने। तो अब जब आपने जम्मू कश्मीर में आपने क्या किया, इंटरनेट बंद कर दिया, तो लोग क्या नहीं हो पा रहे, वहां पे नहीं हो पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से आप क्या कीजिए, इस पे काम कीजिए और इंटरनेट को क्या कीजिए, बहाल कीजिए, ताकि लोग अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस क्या कर सके, व्यक्त कर सके। उसके बाद में उन्होंने कहा 19(1)(g) के अंदर एक क्लॉज है, उसमें कहा कि अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में व्यापार करना चाहता है, बिजनेस भी हमारा मौलिक अधिकार है, व्यापार करना, कमाने के लिए काम करना हमारा, और इंटरनेट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी वजह से भी आप इंटरनेट को चालू कीजिए। तो सरकार ने वहां पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बट बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस डिटेल, उन्होंने बताया कि भाई आप लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते हो, आप उसका कारण बताना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे ब्रॉडबैंड व्यवस्था शुरू कर दी, 300 वेबसाइट चलाई, 300 वेबसाइट पे क्या किया जा सकता है, इंटरनेट चलाया जा सकता था। फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, सोशल मीडिया नहीं चल सकता था, यानी ये फेसबुक वगैरह नहीं चल सकते थे, तब लोगों ने क्या किया, वीपीएन का प्रयोग शुरू कर दिया। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, आप उसके थ्रू अगर यूज करते हो तो सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपनी को पता ही नहीं चलता है कि आप सोशल मीडिया, इसके थ्रू लोग आने शुरू हो गए। तब सरकार ने क्या किया, 2G इंटरनेट लागू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब 2G इंटरनेट आ गया, फिर लोग पहुंच गए, फिर आ गया कोविड-19, लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, हमारे बाकी जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सबके तो घर पे बैठे हैं, इंटरनेट 4G मिल रहा है बड़ी स्पीड से, हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है, वहां पे ऐसी चीजें संभव नहीं है। और ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूं, वैसे जम्मू कश्मीर में नहीं दे सकते, 2G में ऑनलाइन नहीं चल सकता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए लोग जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि ये गलत है, बाकी देश एंजॉय कर रहा है 4G कनेक्टिविटी, आपने हटाया तो हटाया, लेकिन हमें ये चीजें तो प्रोवाइड करवाइए, इन्होंने कहा। तब गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गवर्नमेंट ने कहा कि टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस वजह से हम वहां पे इंटरनेट नहीं कर सकते, अगर इंटरनेट चालू करेंगे तो टेररिस्ट जो है वो इसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लेंट्रेशन चल रहा है, यानी पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है तो वो भी फायदा उठा सकता है इस चीज का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, जो हमारा पब्लिक जो वहां पे व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, ये उन्होंने आर्गुमेंट रखे, किसने, सरकार ने। तब पिटिशनर ने क्या कहा, यानी जिन्होंने पिटिशन दाखिल की थी, जिन्होंने ये दाखिल की थी, उन्होंने क्या कहा कि अगर इंटरनेट नहीं है हाई स्पीड का वहां पे, एक तो कोविड-19 में हमारी कोई, हम किसी लोगों को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वहां हमारा जो ये पूरा अपडेट नहीं मिल पा रहा है, कौन सी दुनिया में कितना फैला है, किस जगह पे फैला है, इस वजह से ये समस्या आ रही है हमें। दूसरे, हमारे बच्चे घर पे बैठे, वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनका सोचो आप, बिजनेस रुके हुए हैं हमारे इंटरनेट की वजह से। तो इस कारण अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 2 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पैनल बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और आपके इस इंटरनेट पे विचार करेगी वो कमेटी की वहां 2G रखना है कि 4G बढ़ाना है, और 2G है तो क्यों है, 4G बढ़ाना है तो क्यों बढ़ाना है, इस पे वो विचार करेगी। अब मैं बताता हूं उस कमेटी में सदस्य कौन है। वो सदस्य थोड़े चर्चा में आ गए, वो सदस्य हैं, ये कमेटी का हेड जो होगा, मुखिया होगा, अध्यक्ष जो होगा, यूनियन होम सेक्रेटरी होंगे, भारत के मुख्य सचिव हैं वो होंगे, इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन, सूचना सचिव होंगे, और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्य सचिव है वो होंगे। चालू होगा, दंगे चालू हो जाते हैं, अब आर्मी एनकाउंटर करती है, ये अलग विषय, इसको आप, मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में फैसले में कही। ये सरकार ने क्या, अपना पॉलिटिकल नहीं है, कौन क्या करता है वो अपने को नहीं देखना है, अपने को देखना है कि आर्ग्यू क्या है, सरकार का क्या पक्ष है,
और सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है, पिटिशनर का क्या पक्ष है। हमें बायस नहीं होना है, हमें एक लाइन पे चलना है कि ये चीज है जो मैं आपको खबर पहुंचा, तो जो है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। अब ऐसा नहीं मैं फैसला सुनाना शुरू कर दूं कौन गलत है कौन, वो हमारा काम नहीं है, वो अपने आप होता रहेगा। सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हम सिर्फ आपको न्यूज दे सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर बोर्ड पर प्रारूप बना करके, ऐसा संभव नहीं है, फिर ऑनलाइन नहीं लाइव नहीं आ सकते सर, इसी समस्या। बाकी तो मैं समझा सकता हूँ, सही बात है आपकी, लेकिन इसके माध्यम से बोर्ड पे आऊंगा तो मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, और फिर लाइव नहीं आ पाऊंगा तो फिर बोर्ड वाला समस्या, और बोर्ड में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इतना लाइव में मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, आपको जल्द मिलेगी चीजों। सही बात है आपकी, क्योंकि ये चीज जो शब्द मैं बोल रहा हूँ आप अगर वहां पे बना के समझाते हो तो आप बहुत अच्छे से समझते, ये भी बात है सही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको मैं कभी बोर्ड पे आपको मिले। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये लोग इसके सदस्य होंगे, दोबारा बता देते हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ J&K, ये लोग इसके क्या होंगे, इसके। अब ये लोग इस मैटर को देखेंगे, समस्या क्या होगी कि भाई ये तो बना दी, ठीक है अच्छी बात है, वो देख के बता देंगे। समस्या यहां पे हुई, मैं बताता हूं आपको। आर्टिकल 32 फिर से यहां पे आ जाता है, ये कहता है कि ये हमारा अगर किसी अधिकार खत्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर लोगों का अधिकार खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मांग की सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा। सरकार के जो फैसले हैं, सरकार ने जो 2G इंटरनेट लगाया उसका फैसला होना चाहिए, सरकार जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए कि गलत है कि सही है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया, उसने क्या किया है, कमेटी को बोल दिया कि आप फैसला करो। फैसला बनाने किसको बनाया गया 124 के तहत संविधान में, सुप्रीम कोर्ट को। फैसला उन्होंने किसको दे दिया, कमेटी को। तो कमेटी दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यही कमेटी है जिसमें ये हमारे MHA यानी होम मिनिस्टर, जो होम वो, और ये सारे जो तीनों नाम बताए मैंने, ये मुख्य सचिव, इन्हीं लोगों ने 2G वहां पे क्या किया है, लागू किया है। और इन्हीं लोगों को, इन्हीं की कमेटी बना दी और बोला कि आप वहां चेक कीजिए कि ये गलत है कि सही है। ये क्या हुआ, ये हो गया नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो गया। कैसे प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, मैं बताता हूं। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा है, जिस व्यक्ति के ऊपर जो कुछ विवाद है, वो व्यक्ति उसका खुद का जज नहीं हो सकता है। यहां पे क्या हुआ है, वो खुद ही जज बन गए। इसका कारण ये जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ हो गया। यानी हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो किसी भी सरकार द्वारा लिए गए फैसले का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, वो गलत है या सही है उसका फैसला कर सकता है। तब ये इन्होंने फैसला करने के बजाय क्या किया, उल्टा उसी पैनल को दे दिया जो पैनल इसके अंदर क्या था, लागू करने में था। इस कारण इसको अब नाम दिया गया, वो नया नाम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो नया नाम है जुडिशियल एवेजन। यानी मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप हमारे पास आए हो, अभी हम आपके ऊपर फैसला नहीं दे सकते, कमेटी पे जाइए। यानी ये कैसा होगा, जुडिशियल एवेजन बाय एब्निकेशन, यानी आत्मनिषेध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपका फैसला बाद में देंगे। इस कारण कई बार क्या होता है, ऐसा करने से कई बार क्या होता है, न्याय डिले हो जाता है। एंड जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस को, न्याय को क्या किया, देर की गई तो न्याय अन्याय के समान हो जाता है। इस वजह से ऐसा एक और उदाहरण आपको बताता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड करके होता है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां क्या कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है चेक के माध्यम से, और उसको उनको किसी भी प्रकार की सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में गया 2018 में ये मामला, तब इनको आगे खिसकाते गए, अभी तक आगे खिसक रहा है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट किसका यूज कर रहा है, जुडिशियल एवेजन का, यानी नॉट नाउ, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन ऐसे फैसले क्या होते हैं बाद में, जैसे मान लो 2021 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गलत चीज है, बंद करो इसे, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट पे थोड़े क्या हो रहे थे, सवाल खड़े हो रहे थे, जो मैंने आपको बता दिया। ये दो शब्द अपने को ध्यान रखने, अपने सवाल में ये बनते हैं कि अभी अभी हाल ही में जुडिशियल एवेजन का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया, उसका क्या अर्थ है या क्या नहीं है, ये चीजें पूछी जा सकती है। मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब बात करते हैं अपन राइट टू रिलीजन की। भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंदर लिखा हुआ है कि हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसके अंदर अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में राइट टू रिलीजन मिलता है, यानी हमें धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अभी इसमें क्या हुआ, फैसला आया है, कुछ गाइडलाइंस जारी की, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसमें हिस्ट्री में चलते हैं, 5 मिनट लेंगे उसमें। सबरीमाला टेम्पल है, एक सबरीमाला करके एक मंदिर है केरल के अंदर, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा विवादों में रहा। एक देवता है लॉर्ड अयप्पा, उनका मंदिर है, वो ब्रह्मचारी थे। तो इस मंदिर में नियम है कि जो 10 साल से लेकर 50 साल के बीच की महिलाएं होती है वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। जो किसी मंथ साइकिल से गुजरती महिलाएं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बोला कि ये गलत है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, पुरुष महिला सब समान होते हैं, इसलिए मंदिर में उनको प्रवेश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 5 जजों की बेंच थी, उसने फैसला सुनाया कि इनको, महिलाओं को प्रार्थना करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, और महिला वहां प्रवेश कर सकती है। काफी हिंसा हुई थी, काफी विवाद हुआ था, आपने देखा था। अब देखो, अब उसके बाद में एक और पिटीशन दायर होगी। पिटीशन का मतलब एक याचिका आ गई, एक अर्जी आ गई सुप्रीम कोर्ट में। उस अर्जी में कहा गया कि जो आपने फैसला सुनाया ये गलत है और इसको आप थोड़ा रिव्यू कीजिए। गलत नहीं मतलब इसमें थोड़ा आप रिव्यू कीजिए, उसको आप थोड़ा देखिए कि जो ये सारे एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं इनको आप परमिट मत दीजिए, एज ग्रुप को थोड़ा चेंज कीजिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रंजन गोगोई उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, 5 जजों की बेंच आई, उन्होंने कहा कि ये
जो पिटीशन आपने रिव्यू पिटीशन दी है, रिव्यू के लिए आपने जो अर्जी दी है, ये हम पेंडिंग रखते हैं। वो गलत था। कैसे गलत था? हमारा संविधान कहता है कि किसी भी रिव्यू पिटीशन को पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है। उसे या तो आप रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए। जैसे राम मंदिर में क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया, वैसे के वैसे या तो आप रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको पेंडिंग रख रहे हो। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पेंडिंग क्यों रखें, हम आपको कारण बताते हैं। इन्होंने पहला कहा कि मुस्लिम जो महिलाएं होती है उनको दरगाह में जाने की अनुमति नहीं है, तो ये केस और वो केस समान है, इस वजह से हम उनको देखेंगे, बाद में बताएंगे आपको। इसके अलावा एक दाऊदी बोरा समाज होता है मुसलमानों का, वो FGM का यूज करते हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिशन, यानी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि इस वजह से भी नहीं यूज कर रहे हैं। पारसी महिला अगर किसी नॉन पारसी व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसके बाद उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, इस पर भी उन्होंने कहा फैसला। तो हम बाद में एक बहुत बड़ी बेंच बनाएंगे, और वो बेंच का मतलब होता है जजों का समूह बनाएंगे। वो जजों का समूह क्या करेगा, तय करेगा कि आपको यहां पे इस फैसला दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन है, या तो आप रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए, इसको पेंडिंग नहीं रख सकते। पेंडिंग रखते तो ये क्या है, गलत है। फिर क्या बनाई गई, लार्ज बेंच बनाई गई, किसके द्वारा, एस बोबडे, जो वर्तमान में हमारे न्यायाधीश, उन्होंने एक लार्ज बेंच बनाई, और उस बेंच ने फरवरी में क्या दिया, फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि ये सारी पिटीशन हम रिजेक्ट करते हैं, हम रिव्यू नहीं करेंगे, सबरीमाला में मंदिर में जो महिलाओं को प्रवेश है वो प्रवेश मिलेगा। तो इस वजह से अब क्या हुआ, उस वक्त उन्होंने कारण नहीं बताया कि भाई क्यों आप ऐसा रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन नहीं बताया। तो अब उन्होंने रीजन बताया है अभी कुछ दिन पहले, इस वजह से ये मामला किसमें आ गया, खबर में आ गया। तो उन्होंने कहा है कि हमारा एक आर्टिकल है 142, आर्टिकल 142, देखो मैंने कितने आर्टिकल्स का मेंशन किया है, इतने आर्टिकल खबर में है, तो हो सकता है आपको किसी न किसी एग्जाम में ये आर्टिकल पूछे जाए, तो इन आर्टिकल को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 142 के तहत, 143 मैंने बताया राष्ट्रपति को सलाह देगा, 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पावर है कि हम कोई भी ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं, क्या करने के लिए, न्याय करने के लिए। तो हम इसको इस तहत ऑर्डर करते हैं और आपको इसको मानना पड़ेगा। ये बात थी आपकी किससे संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अब ये सारी चीजें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें याद रखनी है। अब मैं काफी टाइम हो चुका है, आज हमने अच्छा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना। एक आरोग्य सेतु के ऐप के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए भी। आप भी डाउनलोड कीजिए जैसा सरकार ने हमसे कहा है। और उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, थोड़े से सवाल ये उठ रहे थे कि ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये अनुच्छेद 21 के तहत हमारी निजता का, अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 31 के तहत हमारी निजता का हनन करता है, और इस निजता के लिए हम कहां जाएंगे, यानी जो हम डाटा उसके अंदर डालें वो आप सरकार उसको हैक कर लेगी या ले लेगी और फिर उसका गलत इस्तेमाल करेगी। तब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। आपको आश्वस्त हो जाना है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। वो गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना है उन गाइडलाइंस को, ताकि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, फेक न्यूज के बहकावे में नहीं आए, कोई कुछ कहेगा आपको उसको। तो आरोग्य सेतु आपको डाउनलोड करना है, उसको आपको रखना है। उन्होंने, सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने आरोग्य सेतु डाटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 जारी किया है। इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, जो आपका डाटा है वो इंस्क्रिप्टेड है, यानी आपके और सरकार के बीच में तीसरे व्यक्ति को वो डाटा नहीं दिया जाएगा, और ये 30 दिन बाद में मिटा दिया जाएगा। जैसे आज आपने आरोग्य सेतु ऐप किया, उसमें आपने डाटा डाला, 30 दिन बाद आपका डाटा मिट जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है अगर आप उस दौरान कोविड-19 के पॉजिटिव हो पाए जाते हैं तो आपका डाटा 45 दिन तक नहीं मिटाया जाएगा, यानी वो डाटा आपका 45 दिन तक उस ऐप के अंदर रहेगा। तो ध्यान रखो, कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हो, 30 दिन में मिट जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला, सरकार के पास रहने वाला है। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो गए तो आपका ये डाटा कब मिटेगा, ये डाटा मिटेगा 45 दिन के बाद में। अगर आप, और उन्होंने ये भी कहा है आप कोविड-19 पॉजिटिव आओगे उसके बाद हम आपका डाटा नहीं मिटाएंगे 45। फिर उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा आप बीमार हो जाते तो 60 दिन तक ये डाटा नहीं मिटेगा, 60 दिन तक बाद में आपका डाटा मिटा दिया जाएगा। अब बात रही लोकेशन की, जब आप ये डाउनलोड करते हो, खोलते हो, तो इसमें लोकेशन मांगता है। तो इसका मतलब लोग कह रहे हैं कि ये कोई भी व्यक्ति इसका गलत प्रयोग कर सकता है और आपकी लोकेशन ट्रेस करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सरकार ने साफ किया है कि आपका जो लोकेशन है वो उसी दिन यूज करना शुरू किया जाएगा जिस दिन आप कोविड पॉजिटिव होंगे, उससे पहले आपकी लोकेशन यूज नहीं की जाएगी। तो आपको आश्वस्त रहना है, आपकी लोकेशन नहीं यूज की जाएगी जब तक आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो। कोविड पॉजिटिव होने के बाद में आपकी लोकेशन, इसलिए आपके कॉन्टैक्ट जितने भी है वो भी ट्रेस किए जाएंगे, लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस किस से मिले हो, आपका किस किस से संपर्क था, ताकि हम हॉट स्पॉट का पता लगा सकें, लोगों को भी पता लगा सके जो आपसे मिले थे या कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। इस कारण सरकार ने ऐसा कहा, और इन्होंने कहा कि ये जो आपका डाटा है ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC के पास रहेगा, एक संस्था है जो हमारे सारे डाटा अपने पास रखती है। तो उन्होंने कहा ये उनके पास ये डाटा रहेगा, और आपको ये डाटा 180 दिन बाद, जब आप क्या हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे, जो कोविड पॉजिटिव है उसकी बात कर रहा हूं, तो आपके एक ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे डिलीट कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की सूचना सरकार के पास आपसे संबंधित नहीं रहेगी। तो आपको इसके बारे में आश्वस्त रहना है। और ये प्रोटोकॉल, यानी आरोग्य सेतु ऐप वाली जो व्यवस्था की गई अभी, ये कितने महीने के लिए रहेगी, 6 महीने की लागू रहेगी। 6 महीने बाद
अगर सरकार को लगता है कोविड गया नहीं है, कोविड अभी फैला हुआ है, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, 6 महीने बाद उसको फिर रिव्यू करेगी और 2 महीने 3 महीने जितना सरकार को लगता है उतना रखेगी। तो आप ध्यान रखिए, आरोग्य सेतु ऐप के तहत आप जो सूचना देते हैं वो 6 महीने ही आपके लिए, 6 महीने ये उसमें रहेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं पाए जाते 30 दिन बाद आपके डिलीट हो जाएगी, फिर 30 दिन बाद और डिलीट हो जाएगी। इस तरह से ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई ये सरकार की जारी की हुई गाइडलाइंस है, इन पे आप ध्यान दीजिए। लोगों के बहकावे में मत आइए, अफवाह में मत आइए कि ऐसा हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं वाला। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, वो हमारे सबके फायदेमंद है। तो ये सारी बातें थी आज हमारे करंट अफेयर्स को लेकर। आपको आई होप यू एंजॉयड इट, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सब सुन करके। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, हमें बहुत जरूरी चीजें होती है, ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहिए। फेसबुक लाइव आने का अभी एक बोला था किसी ने कि आप बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन लाइव नहीं आ सकता फिर। और मेरा पीछे मोटिव है लाइव आने का, उसका ये मोटिव है, मैंने मेरे जितने में ऊपर लाइव में जो लोग देख रहे हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स है काफी है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है, घर पे रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें भी इन चीजों के बारे में नॉलेज हो, वो भी जाने कि ये चीजें होती क्या। सुप्रीम खबर सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुन लिया, चीफ जस्टिस का नाम सुन लिया, लेकिन पता नहीं चीजें होती क्या है, सरकार का आरोग्य सेतु बनाया कैसे बनता है, कैसे गाइडलाइन जारी होती है, ये सारी चीजें उन्हें पता नहीं होती है आम आदमी को। मैं चाहता हूं कि ये चीजें एक आम आदमी तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति तक, क्योंकि हमारा समाज अगर शिक्षित होगा, माता पिता तभी बच्चों को सपोर्ट करेंगे जब वो शिक्षित है, जब उन्हें पता चले हाँ ये चीज जरूरी है, हमारे बच्चे भी इन चीजों के बारे में जाने, वो खुद जानेंगे तो वो बच्चों को बताएंगे भाई देखो ये चीजें हैं, ये आप भी जानो, हम भी जान रहे, तो सब जानेंगे, तो हमारा पूरा सोसाइटी विकसित। देखो सिर्फ बच्चे, अब दुनिया के सामने डाटा पेश कर दो, हमारे पास में 80% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, उससे नहीं होता है। 12वीं पास है, नाम लिख दिया शिक्षित हो गए, नहीं। जब हमारे देश में नए नए शिक्षित लोग होंगे, जागरूक सिटीजन होंगे हमारे देश के पास में, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि इसीलिए मैं लाइव लेके आता हूं। तो मैंने लाइव लेके आया आपकी चीज ये, कल और चीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई शब्द में समस्या आ रही है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको अलग से डिटेल से, इस करंट से अलग, आपको किसी प्रकार के शब्दों में समस्या आ रही है या किसी मुद्दे पे आपको समस्या आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अलग से उसके लिए क्लास प्रोवाइड। तो आप जुड़िए मेरे से रोजाना 8 बजे और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये चीजें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। सो नाइस सर जी, गुड हेल्प फॉर स्टूडेंट, थैंक यू। अभी अपन रैप अप करते हैं, निकलते हैं, कल फिर मिलेंगे। आई थिंक 45 मिनट्स के आसपास हो गया, अराउंड हो गया। आज हमारा फेसबुक ने भी अच्छा सपोर्ट किया, तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम आऊंगा, कल फिर मिलते हैं 8 बजे। सी यू सून, बाय।